यूपीए 2 के कार्यकाल आरंभ होने के बाद से दो विषय बहुत प्रमुख रूप से उभर करके सहज रूप से आए हैं। वो दो विषय हैं, एक महंगाई और उसके परिणाम स्वरूप आम आदमी को होने वाला कष्ट, और दूसरा विषय है भ्रष्टाचार। मैं मानता हूं कि ये दोनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े भी हैं। भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो महंगाई को, इन्फ्लेशन को रोकना संभव होता, लेकिन फूड इन्फ्लेशन खास करके एक रिकॉर्ड स्थिति पर पहुंच जाए, यह बहुत कष्टकारक है। भारतीय जनता पार्टी संसद में लगातार इस विषय को उठाती रही है, और मुझे याद है कि महंगाई के सवाल पर अल्टीमेटली एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और सरकार ने वचन दिया पार्लियामेंट को कि हम कदम उठाएंगे, लेकिन कोई उसके कारण परिवर्तन नहीं हुआ ग्राउंड पर। दूसरा विषय है भ्रष्टाचार का। उसकी तो लगातार चर्चा इतनी संसद में होती रही कि जिसके कारण मैं मानता हूं कि पिछले 2 सालों में अगर किसी विषय पर आम लोगों में सबसे अधिक चर्चा रही है तो वो भ्रष्टाचार की रही है। संसदीय दल ने मांग की कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में, जिसके बारे में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये कहा कि बहुत भयंकर घाटा हुआ है देश को, 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है। और सरकार के एक प्रमुख मंत्री ने कहा कि जीरो लॉस हुआ है, ये कैसी कैलकुलेशन है। और फिर उसके बाद से लेकर के लगातार CAG के खिलाफ पर्सनल अटैक्स होते रहे हैं, जिसके कारण उनको भी कहना पड़ा है कि साफ बताया कि बहुत अपसेट है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड टू अटैक हिम इन दिस मैनर एज कांग्रेस स्पोक्समैन एंड कांग्रेस मेंबर्स हैव बीन डूइंग इज टोटली इनडिफेंसिबल। मैं मानता हूं कि एक विषय, जिस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री से 3 साल पहले उठवाया था, खास करके तब उठाया था जब जर्मनी ने लिंचेनस्टाइन बैंक से नाम प्राप्त किए अपने, लेकिन उनको जो 2000 नाम मिले उनमें 500 जर्मनी के थे, बाकी देशों के थे जिनमें भारत का भी नाम था। तब मैंने पहली बार प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था और उनको पत्र लिख करके कहा था कि भारत बहुत समय से स्विट्जरलैंड की बैंकों के नियमों के बारे में चिंतित रहा है। हमारे लोग स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर के अपना काला धन जमा करवाते रहे हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे अपने बैंकिंग सीक्रेसी लॉज है, उसमें और किसी देश को हम हस्तक्षेप नहीं करने देते। और तब तक ये बात सही थी कि भारत ही नहीं लेकिन अमेरिका और जर्मनी भी कोशिश करते थे, तो उनको रिस्पॉन्स नेगेटिव मिलता था वहां से। लेकिन विगत वर्षों में जो आर्थिक संकट अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने आया है, उसके कारण उनको स्विट्जरलैंड की बैंकों में या इस प्रकार के और जो टैक्स हेवन्स हैं उन पर दबाव डालने के लिए
मजबूर होना पड़ा है। और उन्होंने इस दृष्टि से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी उपयोग किया है। अपने प्रभाव से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवाया जो कि करप्शन के खिलाफ था, लेकिन करप्शन के साथ साथ उसमें जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, लेकिन पश्चिम में प्राय उसको डर्टी मनी कहते हैं, उस डर्टी मनी के सवाल को भी उसमें लाया है। तब से लेकर के एक स्थिति बदली और धीरे धीरे करके कई देशों ने जो जो उनके अमाउंट्स स्विट्जरलैंड में थे या इस प्रकार के लिंचेनस्टाइन जैसे और टैक्स हेवन्स में थे, उनको वापस लाने में सफलता पाई है। हम इसके बारे में सर्वथा अपरिचित है कि भारत सरकार ने क्या किया। ऑस्टेंसिबली कुछ कर नहीं पाए हैं और जो कुछ कर पाए हैं उसके कारण हमारे मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों इस प्रकार के समझौते कर रहे हैं दुनिया से, बाकी देशों से, स्विट्जरलैंड से, जिसमें अपराध करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि दोज हु हैव without any legitimate reason put their funds in Swiss banks or other such tax havens, they have violated the law. Obviously their money is illegitimate, illegal, illicit. और मैं समझने में असमर्थ हूँ कि while Germany and America and other countries have been, France have been free to declare all names which they have received from Swiss banks and other such tax havens, हमारे यहाँ पर बार बार कहा जाता है we cannot do so. We are compelled by agreements with those countries. Those agreements seem to have been deliberately framed in a manner as to impose these restraints on ourselves. Once the Swiss ambassador in New Delhi said that if the government of India has the will, we are willing to cooperate fully. So it seems that these so-called agreements also, some of which say that it will be prospective after 2012 April. Does it mean that the government is interested in seeing that those who have parked their funds in Swiss banks are able to take them away without any detriment to themselves? I'm puzzled. I do not know, I have no first-hand knowledge. Therefore, all that I can say is, again and again, I have been stressing, and I believe that after this yatra, the focus of the winter session of Parliament, which is likely to start immediately after the yatra is over on the 20th of November, is bound to be on black money parked in foreign banks. What has been done till date to see that no one takes away that black money, withdraws that black money without any detriment to himself? After all, anyone who without legitimate reason has accounts in foreign banks has violated FERA or some such law, and therefore he needs to be taken to task. Money Laundering Act, perhaps. There are certain questions, particularly because I learned that 3 MPs also have been named. States also have been mentioned, one from Kerala, one from UP, one from Haryana. I don't know. But if this is true, then obviously the issue of black money comes close to the political system.
And I, as a member of parliament, have the right to know who is he, who are they, what action has been taken against them. It's not merely a case of tax evasion. It's a crime. And particularly if the amount is a large amount, then it may well be a case of money earned out of criminality. As I said, it would be our effort to see that this issue of black money is the principal issue in the coming winter session of Parliament, and the government shares with Parliament and the country all the details about this matter. The country would also like to know the steps taken till date by the government ever since I raised the matter 3 years back with the Prime Minister, about which he himself said that the government will take, if my government comes back to power in 2009, in the first 100 years of my rule, 100 days of my rule, I will initiate steps in this regard. What steps have been taken? It would be appropriate if a comprehensive white paper is presented to Parliament in the coming session on how government has till date dealt with the issue of black money in foreign banks. I also believe that this issue of black money and elections are interlinked. And therefore, when again and again everyone is saying that if you want to deal with corruption in the country, the issue of electoral reform must be firmly dealt with. On the issue of black money, very often questions are posed to me and to my party as to what we have been doing. I feel proud that the first person in Parliament to raise the issue of electoral reforms was my senior leader and the first person to be elected to the Lok Sabha, Atal Bihari Vajpayee ji, who in 1970 not only raised the issue of electoral reform, but made Parliament, persuaded Parliament, not once but twice, to set up a joint parliamentary committee on electoral reform. Twice it was formed. Both Vajpayee ji and myself had the privilege of serving on both these committees, and subsequently also various reforms that have been undertaken have been the result of legislation initiated by AAP and the NDA government. So far as our role in this regard is concerned, even now we are keen to see that whatever needs to be done about electoral reform is expeditiously done, because there is no doubt that electoral reforms, particularly the role of money power in elections and how to deal with it, is a matter which is bound to curb corruption if effectively implemented. Thank you.